प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग को कल जहां तक समाप्त किया था उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपसे कल यहां पर समाप्त किया था, यहां से हम चीजों को एकदम शुरू करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना। सवाल यहां पर नॉन वर्बल रीजनिंग में जो है वो एनालॉजी का है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं। आकृति तो है, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, आखिर किस तरीके से बदल रही है? कोई तो वजह होगी, जल्दी से बताओ। कोई तो वजह होगी जिस वजह से ये आकृति बदली है, रोटेट हुई है। तो एक बार समझ लेते हैं कि कैसे रोटेट हुई है, कैसे ये आकृति बदली है, ध्यान से समझेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले ऐसे समझो कि यहां से जब मैं इस आकृति की बात करता हूं तो यहां से ये जो ऊपर ये सर्कल है भाई, वर्ग तो ये चारों तरफ है, तो ये सर्कल ऊपर था, यहां नीचे आया, यहां इधर आया, तो अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए, निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। और अगर यहां होना चाहिए तो डी ऑप्शन, मतलब कहने का यह है जो लास्ट वाली आकृति है इसके अलावा कोई भी सही नहीं है। एक बात और ध्यान से सुनना, कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती क्या करता है, उस गलती को भी मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। बच्चा कई बार क्या करता है, बच्चा कई बार क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा कई बार क्या करता है कि जैसे अब उसे पता है कि लास्ट वाली आकृति ठीक है डी पर, तो वो क्या करता है डी को जल्दी से, या तो जैसे ऑनलाइन पेपर है तो टिक लगा देता है, ऑफलाइन पेपर है तो गोला भर देता है। तो यहां पर एग्जामिनर हमें इसी हिसाब से घुमाने की कोशिश करता है। एग्जामिनर ने डी वाली आकृति जो है उसे ए ऑप्शन पे रखा हुआ है। थम्स अप करके बताओ क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है जो मैंने बताई है? ये डी ऑप्शन पर नहीं है। डी ऑप्शन कहां है? डी ऑप्शन है ए ऑप्शन पर। तो जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ भाई, तो यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं यहां पर ध्यान से समझू, इसने कहा है कौन सा मतलब आकृति आएगी, ऐसे क्वेश्चन यहां पर समझ रहा है। चार ऑप्शन दिए और कह रहा है आगे दिए गए चार चित्रों की श्रृंखला में आने वाली सही चित्र का चयन करना है। यहां पर सबसे पहले ऐसे समझो कि मेरे प्यारे साथी जो सर्कल है वो यहां ऊपर राइट हैंड पर है, यहां नीचे आ गया, यहां और इधर खिसका लेफ्ट चला गया, यहां ऊपर चला गया। तो अब जो सर्कल होना चाहिए वो यहां राइट हैंड पर होना चाहिए। तो यहां पर राइट पर नहीं है, नहीं है तो ये सी वाला सही बैठ रहा है, लेकिन सी वाले को ए ऑप्शन पर रखा गया है। सी वाले को ए ऑप्शन पर रखा गया है। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही मैं बताना चाहता हूं। इस बार हमारा एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम इसी स्थिति में बच्चे गलत करके आए थे। मैं कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूं? मैं इसकी ही बात कर रहा हूं कि बच्चों को लगता है कि ये सी पर है, जल्दी से गोला भर दो, और प्यारे साथी पता चल रहा है कि यहां पे ऑप्शन ठीक हो रहा है।
इस तरीके से करके आए थे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी जल्दबाजी में चीजें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। अगर हम इस प्रश्न को बढ़िया और शानदार तरीके से समझें, अगर हम इस प्रश्न को समझें तो ध्यानपूर्वक समझना कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से समझना है। आप ऐसे समझो कि यहां पर सबसे पहले सर्कल बनाया हुआ है हर एक आकृति में, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक प्लस का चिन्ह है। बहुत बेसिकली समझा करो, बहुत बेसिकली समझा करो। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें परेशान कर दे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। बस ये देखो माइंडसेट लगा के, अच्छा पहली आकृति में तीर यहां है, दूसरी में यहां है, तीसरी में है, ये कैसे कैसे घूम रहा है, वो चीज हमें सोचनी है बस। अब एक चीज सोचो, मैं अगर यहां पर बात करूं तो ये तीर यहां से निकल के यहां पर गया है पहली वाली में, दूसरी वाली में बात करता हूं तो यहां से निकल के यहां पर गया है, तीसरी वाली में यहां पर गया है। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये तीर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो अब ये तीर यहां पर आना चाहिए। इतना तो मैं समझ सकता हूं कि नहीं, ये तीर यहां पर नीचे यहां आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में तो ये इधर साइड है, तो डी ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गया। बाकी ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ये तीन अभी हो सकते हैं, इनमें मैं अभी फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन कोई नहीं, आधी और चीज का भी प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात, अब मुझे यह बताओ कि यहां पर जो सर्कल है वो छायांकित नहीं है। पहली आकृति का सर्कल छायांकित नहीं है। छायांकित का मतलब है कि अंदर से रंगा हुआ नहीं है, दूसरा रंगा हुआ है, तीसरा रंगा हुआ नहीं है, तो चौथा रंगा हुआ होना चाहिए। मेरे प्यारे साथी ये रंगा हुआ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, ए और सी। तुम लोग देख रहे हो कितना आसान है, टफ तो कुछ होता ही नहीं है। बस कोई चीज जब तक टफ है, जब तक वो हमको नहीं आती है, जैसे ही वो हमको आ गई, दुनिया की कोई चीज टफ नहीं होती। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब मुझे एक बात बताओ, सर्कल यहां पर सबसे पहले इस वाले खाने में है, फिर सर्कल यहां पर आया है और रंग गया है, फिर सर्कल यहां पर आया है, अब सर्कल यहीं तो आएगा और अंदर से रंग दिया जाएगा, लेकिन यहां नीचे आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कितना आसान है ना। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का करेक्ट और सही आंसर बन जाएगा। किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। अब इस सवाल पर आ जाओ जी, अब इस सवाल पर आ जाओ जी। ये क्या सवाल है, ये क्या सवाल है जी, समझो एक बार। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे करना है समझने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से। मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया, बहुत बेसिक से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने एक सर्कल बनाया जिसके 8 हिस्से मुझे करने हैं। ये 4 हिस्से हो गए, ये 6 हो गए, और ये टोटल 8 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब गौर से सुनना, यहां पहली वाली आकृति में देखता हूं तो यहां पर छायांकित आकृति बनी हुई है, इसमें इस वाले में छायांकित आकृति है। मैं इस वाले की बात करूं तो पहले स्टेप में छायांकित आकृति यहां पर है, पहले नंबर पे यहां पर है। 1 नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 नंबर लिख दिया, समझते चलना, कुछ नहीं है। अब उसके बाद मेरे प्यारे साथी यहां पर छायांकित आकृति है, कहने का मतलब 2 नंबर जो दूसरी वाली है वो यहां पर है। बहुत सुंदर। तीसरी वाली पर चलता हूं तो तीसरी छायांकित आकृति यहां पर है, तीसरी छायांकित आकृति यहां पर दी गई है, तो मैं यहां पर 3 नंबर लिख सकता हूं। उसके बाद अगली छायांकित आकृति यहां पर है, अर्थात यहां, तो ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद यहां पर है, अर्थात कहां,
अर्थात ठीक वहीं जहां पर कौन से नंबर की आकृति थी, ध्यान से सुनना, जहां पर कौन से नंबर की आकृति थी मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये वाली आकृति कौन से नंबर पे थी, ये वाली आकृति 4 यहां पर हो गई, पहली वाली यहां पर 1 नंबर, दूसरा नंबर यहां हो गया, तीसरा नंबर यहां हो गया और चौथा नंबर यहां हो गया, पांचवा नंबर जा रहा है कहां, पांचवा जा रहा है यहां जहां पर 2 है, यहां पर जा रहा है जी पांचवा नंबर, यहां पर पांचवा नंबर जा रहा है, चेक कर लो ध्यान से। तो मुझे एक बात बताओ, छोटी सी समझने लायक बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहां 1 से 2 की बात करता हूं तो 1 खाने का गैप है, 2 से 3 की बात करता हूं तो 2 खाने का गैप है। ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों से क्या बोला, जब मेरे प्यारे साथी मैं 1 से 2 की बात करता हूं तो गैप कितने खाने का है बीच में, 1 खाने का, हाँ या ना। जब मैं 2 से 3 की बात करता हूं तो गैप कितना है, 2 खाने का, बीच में 2 खाने का गैप है। जब मैं 3 से 4 की बात करता हूं तो गैप कितना है, 1 खाने का, 1 खाने का गैप है। जब मैं 4 से 5 की बात करता हूं तो 2 खाने का गैप है। गुड्डा एक बार थम्स अप करके यूं बताओ तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। जब 1 नंबर से 2 नंबर आया तो बीच में 1 खाने का गैप, 2 से 3 आया तो 2 खाने का गैप, 3 से 4 आया तो 1 खाने का गैप, 4 से 5 आया तो 2 खाने का गैप। इसने तो सीधा सीधा सीक्वेंस बना रखा है, एक बार 1 का गैप करता है, एक बार 2 का गैप करता है। तो अब यहां पर 5 से मैं कितने का गैप लूंगा, 1, भाई देखो 4 से भी कितने का गैप हुआ है, 2 का, तो अब 1 का करूंगा, 5 से इसे गैप कर दूंगा और यहां पर भर दूंगा। तो यहां पर जहां भी मेरा आंसर आ रहा होगा वही ऑप्शन सही है, 6 नंबर वाला आकृति यहां पर छायांकित होनी चाहिए, यहां पर आकृति छायांकित होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथी, क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहां पर जैसे ही 6 होगा तो ये बी पर है, और बी वाला ऑप्शन कहां पर दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन सबसे लास्ट वाला सही है। बी वाला कहां पर है, डी वाले पर। बोलो एक बार ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोल दो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं होता, मैंने कहा ना क्वेश्चन टफ वो होते हैं जो वर्बल रीजनिंग के होते हैं, जिनमें लैंग्वेज होती है, भैया पूर्व की ओर इतना चला, पश्चिम की ओर मुड़ा, भैया ए बी का पिता है, ब्लड रिलेशन हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, 8 व्यक्ति एक गोले में केंद्र की ओर बैठे हैं, फिर सिर में दर्द करो, बताओ कैसे कैसे बैठे हैं, कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, है ना। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, हमारा क्लॉक है, कैलेंडर है, डायरेक्शन है, डाइस है। मेरे प्यारे दोस्त इसमें क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार कि ये वाला क्वेश्चन क्या है। बहुत ध्यान से समझोगे, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर ऐसे क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दो। सबसे पहले यहां पर ऐसे सोचो कि ये जो चोंच है ये कहां है, यहां है, सही है। ये जो चोंच है ये कहां है, यहां है। ये जो है ये कहां है, फिर ये ऊपर की ओर चली गई, फिर ये ऊपर की ओर चली गई, और फिर जैसे यहां ऊपर की ओर आई और फिर यहां चली गई। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति है जो इसे पूर्ण कर देगी, कौन सी आकृति है जो इसे पूरी तरीके से पूर्ण कर देगी। यहां पर रोटेशन इस हिसाब से क्यों घुमाया गया है, समझने लायक बात है मेरे प्यारे साथी। यहां से ऐसे, और मतलब ऐसे मुंह था, फिर ऐसे क्लॉकवाइज, फिर ऐसे, फिर ऐसे क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यार जो सिस्टम लगाया हुआ है वो थोड़ा सा ऐसा है जो समझ से बाहर चला गया। कैसे, यहां चोंच इधर साइड है ये, उसके बाद नीचे ये, तो यहां से घूम के अब यहां चोंच होनी चाहिए थी,
लेकिन ये चोंच कहाँ है, ऊपर है, तो इसका मतलब यहां से डायरेक्ट यहां कैसे, ये समझ में नहीं आया। ये कौन सा मामला बन गया, ये समझ से बाहर चला गया, ये सिस्टम ही समझ से बाहर चला गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं ऐसे कॉन्सेप्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, बहुत गौर से सुनो। ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लगाते हैं ओवरलैप कॉन्सेप्ट, इसका संबंध इससे और इसका इससे, एकांतर श्रृंखला हम इसे बोलते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। जो पहले वाले का रिलेशन में इससे निकाल रहा हूं तीसरे से, तो इसकी चोंच कहां है, लेफ्ट में, और इसकी कहां है, ऊपर। तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा है, कितना क्लॉकवाइज घुमा है, 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, क्लॉकवाइज घुमाए 90 डिग्री। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अब दूसरे वाले की तुलना चौथे से करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये कहां था, नीचे, और ये कहां है, इधर। ये भी क्लॉकवाइज घुमाए 90 डिग्री। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेट लॉजिक में, एकांतर श्रृंखला में क्लॉकवाइज 90 डिग्री का इसने रोटेशन किया हुआ है ना, 90 डिग्री का इसने रोटेशन किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन मार्क को कैसे निकालूंगा, जब इसका संबंध इससे था तो इसका क्वेश्चन मार्क से होगा। और क्या बोल देंगे, जब ये इस तरीके से है तो मेरे प्यारे साथी क्लॉकवाइज में ऐसे ही तो आएगा 90 डिग्री, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो इधर केवल ए ऑप्शन है और कोई इसके अलावा नहीं है। यही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बता दो, क्या बात समझ में आई है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि ए आंसर सही आंसर क्यों है। किसी साथी को कोई समस्या तो नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया। सर सुपर 20 कब से कराओगे, मेरे दोस्त कल ही तो बताया था, 8 जून से करवाऊंगा। 8 जून से मैं आप लोगों के लिए 20 क्लास करा रहा हूंगा। यही हमारी क्लास सुपर 20 होंगी। गुड्डा पूरी जान लगा दूंगा। मेरी एक कोशिश होगी कि जब आप पेपर में बैठें तो मेरे प्यारे वीर सुपर 20 क्लास भी अगर आप प्रॉपर करके जाएं तो मेरे प्यारे साथी आप एक बेहतर स्कोर करें। दूसरी चीज, इस सुपर 20 के लिए एक भी रुपया आपसे नहीं लूंगा, एकदम फ्री चलाऊंगा। और फ्री की चीजें हो सकता है आप लोगों को आज तक यूं लगती हो कि यूट्यूब पे ही तो चलती हैं, नहीं, मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर ही चलाऊंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, इंतजार करूंगा आप सभी का। ध्यान रखना, 8 जून 20 क्लास सुपर 20। टाइम मैं आपको बता दूंगा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री होंगी, आपके बैच में होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या है, सवाल ने यहां पर क्या बोला है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चनों को मिक्स करके भी रखा हुआ है। हालांकि मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे, पर मैंने आज की क्लास में क्वेश्चनों को कुछ मिक्स करके भी रखा हुआ है। और उसकी जो वजह है वो मेरे प्यारे साथी ये है कि मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि आप लोगों का थोड़ा रिवीजन सा भी हो जाए। सवाल ने कहा इस प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब तो ये दर्पण नहीं, ये वाला बनेगा। और जल प्रतिबिंब के बारे में आप जानते होंगे, दायां बायां कभी नहीं बदलता, ऊपर और नीचे बदलता है। दायां बायां कभी नहीं बदलता, ऊपर और नीचे बदलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो ऐसे समझ लो कि ये जो ट्राइंगल इस लाइन से ऊपर है, ये इस लाइन से नीचे आएगा, और जो ट्राइंगल की चोंच ऊपर है वो नीचे हो जाएगी। ट्राइंगल नीचे आना चाहिए, यहां ट्राइंगल नीचे आया है पर चोंच ऊपर ही है, गलत हो गया। यहां ट्राइंगल नीचे आया, बहुत सुंदर, नीचे आया, चोंच नीचे, बहुत सुंदर, और ये भी बहुत सुंदर। तो ये 3 अभी बरकरार है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो ट्राइंगल है, नीचे को चोंच है और लाइन से नीचे है, ये ऊपर जाएगा और चोंच ऊपर हो जाएगी, सही है। इसकी चोंच ऊपर है, ये तो वैसे भी गलत है, ऊपर है, तो ये भी सही है।
दूसरे कॉन्सेप्ट को समझो, जब इस लाइन की मैं बात करता हूं तो यहां पर एक सर्कल दिया गया है ऐसे अंदर से रंगा हुआ, तो ये नीचे आ जाएगा और यहां पर दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा। लेकिन अगर ये इस लाइन के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही दिखाई देगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें राइट में क्यों दिख रहा है, इसमें राइट में क्यों दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। आंसर क्यों हुआ ऑप्शन नंबर सी। हर एक चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं साथी। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है। एक बार समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी मेरे प्यारे साथी समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझो भाई, बताओ जल्दी से। जल प्रतिबिंब ही बताना है इसका भी। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पास इस तरीके से ये आकृति है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बीच में एक लाइन है, कट है इसमें। अब देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ कि हमें इस आकृति का ही तो जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब यहां नीचे इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा। तो मुझे ये बताओ कि यहां नीचे वाले खाने में सर्कल है, तो ये सर्कल कहां चला जाएगा, ऊपर वाले खाने में। ये नीचे से छायांकित है, ऊपर से छायांकित नहीं है। तो जो नीचे छायांकित है ये छायांकित कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ये नीचे वाला छायांकित कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन कौन से ऑप्शन गलत होते हैं सोचने समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथी। ऊपर छायांकित होना चाहिए, यहां नीचे छायांकित है, गलत कर दो। ऊपर छायांकित है, बढ़िया। ऊपर छायांकित, बढ़िया। ऊपर छायांकित, बढ़िया। ठीक है, इसके आधार पर मैंने 2 ऑप्शन गलत कर दिए। ये जो गुणा का चिन्ह है ये ऊपर से कहां आ जाएगा, नीचे। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये इस आकृति के लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट पर जल प्रतिबिंब में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये यहां नीचे की साइड आएगा। लेकिन यहां पर ये कहां चला गया, राइट में। लेफ्ट में क्रॉस होना चाहिए, राइट में क्रॉस चला गया, गलत कर दो। ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में। 2 कॉन्सेप्ट मात्र मैंने इस बात के आधार पर गलत कर दिए हैं। इस चीज में किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथी, लास्ट कॉन्सेप्ट बचा ये। तो ये जो यहां पर वर्ग है ये भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये जो लाइन इस तरीके से है, ये जो लाइन इस तरीके से है, मुझे ये बताओ क्या ये लाइन जब इधर से इधर आई है तो क्या इसमें सेम रहेगी? मेरे दोस्त, सेम थोड़ी ही रहेगी, ऐसे इधर परिवर्तित हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। लाजवाब आंसर है, लाजवाब, एकदम शानदार, सुंदर, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ही बेहतरीन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल। ये भैया ये टोंटी सी लगी हुई है, जो टोंटी लगी हुई है वो लगी हुई है। एक बार सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। एकदम सही जवाब क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से, सोचो ध्यान से। अब समझो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर यह दर्पण छवि को चुनना चाहता है। जल प्रतिबिंब नहीं बोला गया है, दर्पण प्रतिबिंब बोला गया है। क्या बोला है? दर्पण प्रतिबिंब बोला गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये राइट हैंड पर है इसकी टोंटी, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड पर।
कहां आ जाएगी? लेफ्ट हैंड पर। लेकिन यहां पर ये राइट पर ही है, गलत कर दो। यहां ऊपर चली गई, गलत कर दो। राइट पर ही है, गलत कर दो। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो टोंटी राइट हैंड पर है, ध्यान से सुनना, पानी इसमें से तो आता है, इसमें से जो राइट पर है वो कहां पहुंचनी चाहिए थी गुड्डा? लेफ्ट पर, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी शानदार और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है। सर आपका स्पेशल बैच लिया है, क्या अब उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी मेरे लिए? भाई देखो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मैंने तुमको पहले भी बताया है। जब हमारा बैच आया था, जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, हाँ ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, मैं एक बार उसे दूर कर देता हूं मात्र 1 मिनट में। मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी रीजनिंग का स्पेशल फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, या तुम्हारे कोई दोस्त या कोई मित्र या कोई भाई बंधु लेना चाहते हैं और इस चीज को सोच रहे हैं कि जब हमारा बैच आया था तो वो बैच लगभग, मतलब जो हमने डेमो लिया था वो 26, 27, 28 तारीख में लिया था। कहने का मतलब यह है कि लगभग बैच को चलते हुए 2 महीने के करीब जैसे हो गए, जैसे करीब 2 माह के करीब बैच को चलते हुए हो गए, तो हमने कहा था कि भाई 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो कुछ बच्चों का ये डाउट है कि भैया अगर अब हम उस बैच को लें, हम उस बैच को अब लें तो क्या हमारी वैलिडिटी 10 महीने की ही बची है, क्योंकि 2 महीने तो निकल चुके हैं? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आपकी वैलिडिटी जिस दिन आप बैच लेंगे उस दिन से काउंट होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बैच आज लिया तो मेरे प्यारे साथी आज की वैलिडिटी से आपकी वैलिडिटी काउंट की जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ, इस चीज से कोई फर्क नहीं है कि बैच कब आया था। क्यों? क्योंकि बैच में सारी रिकॉर्डेड क्लासें उपलब्ध हैं, जितना पढ़ाया है वो सब उपलब्ध है मेरे प्यारे दोस्त, वो सब कुछ हमने अभी उसमें उपलब्ध करा रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज ऐसी हो कि भैया कोई वो रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, कि वो नहीं है। जितना मैंने एक एक शब्द पढ़ाया वो सब रिकॉर्डेड है और आप मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथी कि जैसे आज है 8 मई 2024, तो अगर जैसे आपने आज बैच लिया तो आपकी वैलिडिटी 8 मई 2025 तक ही रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैच कब आया है, फर्क इससे पड़ता है आपने लिया कब है। आपकी वैलिडिटी आपको पूरी 1 साल मिलेगी गुड्डा। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, डाउट आपको समझ में आ गया होगा। सर फाउंडेशन बैच कैसे ले सकते हैं? मेरे दोस्त, फाउंडेशन बैच लेने के लिए आप सीधा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिन्होंने कर रखी अच्छी बात है। सीधा पेड क्लासेस जो ऑल कोर्स वाला जो फोल्डर है जिससे आपने ये वाला बैच भी परचेज किया था, आप उसी पर देखेंगे तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा, जिस पर मेरा फोटो लगा हुआ है। वहीं पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, मात्र 499 रुपए में पूरी 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपके पास वो बैच उपलब्ध हो जाएगा। आप उससे खुद पढ़ो, दोस्तों को पढ़ाओ, भाइयों बहनों को पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, 1 साल की वैलिडिटी बहुत होती है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्त, अब मैंने आप लोगों से कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसके रिगार्डिंग कोई भी कॉपी पेस्ट भी नहीं करेंगे और आपका डाउट भी एकदम समाप्त हो गया होगा। क्वेश्चन पर समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। यह प्रश्न भी दर्पण प्रतिबिंब को ही दर्शा रहा है। ए बी इस तरीके से लगा हुआ है। ए बी अगर ऐसे लगा होगा तो दर्पण है, ए बी अगर ऐसे लगा होगा तो जल है, यह ध्यान रखना है। तो राइट की चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट की चीजें राइट में। मेरे प्यारे साथी, जो लेफ्ट साइड में तीर है वो कहां पहुंचेगा? ये जो लेफ्ट साइड में तीर है वो राइट साइड में पहुंचेगा, तो यहां पर लेफ्ट में ही रह गया, गलत। यहां राइट में है, यहां लेफ्ट में ही रह गया, गलत। ये ध्यान रखना है।
दूसरी चीज यहां पर ऐसे समझो, जो ये पेन टाइप बने हुए हैं इनकी जो चोंच है वो राइट में है, तो वो कहां पहुंचेगी? लेफ्ट में। मेरे प्यारे साथी यहां लेफ्ट में पहुंच रही है और यहां लेफ्ट में पहुंच रही है, लेकिन ये जो तीर का चिन्ह है इसे देखो, ये पूरी तरीके से छायांकित नहीं है। ये अंदर से व्हाइट भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से छायांकित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी समझ सकते हैं, क्या ये चीज हमें बेहतर तरीके से समझ में आई है? मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा आकृति ही आए ये कोई आवश्यक नहीं है, कभी कभी इस तरीके से लेटर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी इस तरीके से आपको लेटर भी देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है CHIVALRY, इसका दर्पण छवि का चयन करना है कि इसकी दर्पण आकृति क्या बन सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको इस तरीके से ही तो दर्पण रखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। जो Y है वो रहेगा भाई, दर्पण के जो नजदीक है वही तो मेरे प्यारे साथी रहेगा। उसके बाद Y से शुरू होगा, लेकिन ये C से शुरू है, गलत हो गया। ये C से शुरू है, गलत हो गया। फिर R को ऐसे उल्टा कर दिया जाएगा, Y के बाद R उल्टा होगा, फिर L भी ऐसे ही उल्टा होगा, और A सेम रहेगा, V सेम, I सेम, H सेम, C को उल्टा कर दिया जाएगा। इस हिसाब से मैं चेक करूं तो कौन सा ऑप्शन सही है? YRL। यहां पर अब हम चेक करते हैं, ये यहां अगर मैं एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी मतलब ये कहना चाहूंगा, आप लोग ऐसे समझो, ये मैंने उल्टे लिख दिए। सबसे पहले ये Y है तो ये आएगा, उसके बाद ये R है तो ये उल्टा होकर ये आएगा, फिर L है ये आएगा, फिर A सेम रहेगा, फिर V ऐसे आएगा, I, फिर H और फिर C, ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले Y आया, यहां पर पहले C है, गलत हो गया। Y के बाद R, यहां भी है उल्टा, यहां भी है, यहां भी है, फिर L, लेकिन यहां R के बाद A है तो ये भी गलत है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, L के बाद क्या आएगा? A आएगा, L के बाद ये A है, यहां L के बाद V है तो ये भी गलत है। B ऑप्शन इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर B। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे साथी बेहतर तरीके से चीजों को समझे होंगे, जाने होंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसे कैसे करोगे गुड्डा? दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, गौर से सुनना। सवाल ने बोला है कि दर्पण के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। मेरे प्यारे साथी, ये क्षैतिज कॉन्सेप्ट क्या है? क्षैतिज कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है? क्षैतिज होता है जब इस प्रकार से दर्पण होता है। क्षैतिज का अर्थ हमेशा ध्यान रखना, क्षैतिज का अर्थ लिख लो ब्रैकेट में, क्षैतिज का अर्थ होता है जल प्रतिबिंब। और जब कभी भी ऊर्ध्वाधर बोल दे, जब कभी भी क्या बोल दे, ऊर्ध्वाधर बोल दे, तो ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्षैतिज का अर्थ जल और ऊर्ध्वाधर का अर्थ दर्पण प्रतिबिंब होता है। ये मेरे प्यारे साथियों को ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, और एक बात और सुनो, जब कभी भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी, हमने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी, इसने कहा इसकी दर्पण छवि का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथी, जब कभी ये नहीं बताया, इसमें ये नहीं बताया था इसने कि दर्पण राइट रखा है या लेफ्ट रखा है, सही है? तो दर्पण राइट रखा है या लेफ्ट रखा है, तो मेरे प्यारे साथी हम हमेशा दर्पण को राइट ही मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें ऑप्शन एकदम गलत है। मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन ये कैसे गलत है? ठीक है, ये थोड़ा सा गैप करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा गैप आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपको थोड़ा साफ ना दिख रहा हो, यहाँ हल्का सा गैप है। आप यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ गैप है और यहाँ नहीं है। मेरे प्यारे साथी, राइट से लेफ्ट में आया, उसके बाद ये वाला लेफ्ट से राइट में आया, तीर का निशान यहाँ से इधर आया और ये वाली चोंच इधर आई, एकदम ओके रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है?
तो मैंने इसके बारे में बताया था कि जब कभी भी ये ना बताए कि दर्पण किधर है, तो दर्पण को हमेशा राइट साइड मानकर हम लोग चल रहे होंगे। यहां पर जल प्रतिबिंब बताना, इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी क्या रहेगा, सबसे पहले ये जो P है यही आएगा, इस तरीके से दिखाई देगा और ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्योंकि बाकी तो सारे के सारे ऑप्शन ई से शुरू हैं और ई को उल्टा कर रहे हैं, तो ई को तो ये दर्पण प्रतिबिंब में शो करना चाहते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी हमेशा ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब में अगर पहले पी है तो पी आएगा, फिर ओ है तो ओ आएगा, एस है तो एस आएगा, आई है तो आई, टी है तो टी। बस अंतर क्या होता है मेरे प्यारे साथी, ऊपर और नीचे की स्थितियां बदल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, इसे ध्यान से समझते हैं और बहुत प्यार से समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन ने यहां पर हमसे कहा है कि जो ये वाली आकृति है, जो ये वाली आकृति है, ये कौन से ऑप्शन में एकदम सही दिखाई दे रही है। ये ऊपर जो आकृति दी गई है, ये कौन से ऑप्शन में बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, वो आकृति हमको यहां पर बतानी है। तो हमने कहा कि यहां पर एक ट्राइंगल हो, यहां पर एक ट्राइंगल हो। ट्राइंगल की बात करता हूं तो यहां लास्ट वाले में चेक कर लो, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं उसके बाद एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन चेक करूं तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, करेक्ट बन गया डी वाले में। पर डी वाला किस ऑप्शन पे है ये भी तो चेक करना है, डी वाला बी ऑप्शन पर है और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बी पर लगाया है, बी ऑप्शन पर। देखो फिर से बच्चे, फिर से बता रहा हूं, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं। स्टूडेंट को क्या लगता है कि डी वाला सही है, वो डायरेक्ट पेपर में डी वाले कॉलम को इतनी देर में OMR सीट में भर देता है। मेरे भाई ये भी तो चेक करो कि ऑप्शन तो नीचे वाले हैं और जो डी वाली आकृति है उसे ऑप्शन नंबर कहां रखा गया है, बी पर रखा गया है। ये चीज प्लीज प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसे ढूंढो एक बार, कहां पर यह आकृति हमें अंतर्निहित होकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कहां पर यह आकृति हमें अंतर्निहित होकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो ये सीधी लाइन है, ये वाली जो ये सीधी लाइन है, वो तो यहां पर भी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये ऊपर लाइन और ये इधर, तो यहां से ये ऊपर तो ये गई और ये इधर ये आई, ऐसे भी कह सकता हूं। लेकिन ये जो नीचे लाइन है वो ऐसे यहां से ये नहीं आ रही और आ भी रही है, तो इसके बाद ये सीधी लाइन ऐसे नहीं जा रही। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। और इसमें कोई सीधी लाइन बीच में है नहीं, इस वाले में है, इसे चेक कर लेता हूं। उसके बाद ऊपर ये वाली स्थिति, फिर इधर ये वाली स्थिति, फिर इधर नीचे इस कोने से ये वाली स्थिति, लेकिन अब इधर साइड यहां भी कोई नहीं, तो ये भी ठीक नहीं है। यहां पर अब चेक करते हैं इसे, बीच वाली लाइन यहां पर ये रही मौजूद, उसके बाद ये ऊपर यहां से ऐसे ये और फिर नीचे ये वाला कोना और ये, तो एकदम करेक्ट है भाई लास्ट वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब इसमें अलग से कोई भी ऑप्शन नहीं दिए, तो इसमें डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि अलग से कोई भी ऑप्शन यहां पर ज्ञात नहीं है, तो हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे प्यारे साथी समझेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है, ठीक है। बाकी प्यारे गुड्डा, कल लगभग एक और 40-45 मिनट की क्लास हमारी रहेगी नॉन वर्बल रीजनिंग की, फिर उसके बाद हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग
कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास रही। हमने प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से आकृतियों को सीखा है, और विश्वास करो कि जिस दिन मेरे प्यारे गुड्डा आप लोग पेपर में बैठोगे बेहतर करके आओगे। फिर से जाते जाते याद दिला देता हूं, 8 जून से मैं आप लोगों के लिए 20 दिन की क्लास लेके आ रहा हूं, 20 सुपर 20, जिससे आपका पेपर सीधा सीधा आएगा। उस विश्वास के साथ मैं आपको वो क्लास करा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।